नॉमिनल ग्रोथ देखिए, क्योंकि एटलीस्ट उसको तो आप मिसकोट नहीं कर सकते, मेजरमेंट मेथोडोलॉजी असाइड, बट नॉमिनल ग्रोथ तो नॉमिनल ही है। अब ये 10% नॉमिनल ग्रोथ है, तो ये कंपनीज के अर्निंग्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट सब में रिफ्लेक्ट करेगी, राइट? तो वो 15 वाले जमाने जा चुके हैं। इकोनॉमी अपने इन्फ्लेशन को जीडीपी ग्रोथ में काउंट करे करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉमिनल को आप मिसलीड नहीं कर सकते। तो सो बिगर पॉइंट, राइट? सो वी शुड अंडरस्टैंड के ये 10% है और अब 14-15 नहीं है। सेकेंड इज ये कंजम्पशन तो 5% ग्रोथ उसमें दिखा ही जीडीपी ग्रोथ में। तो वो अभय जी की जो बात है कि कंजम्पशन स्लो डाउन है, वो उसमें नंबर में भी दिख रहा है, राइट? और वो नॉमिनल बेसिस पे दिख रहा है, राइट? सो वो भी बिल्कुल क्लियर है कि अभी एक दो क्वार्टर की बात नहीं है, ये साल 2 साल से ये डेटा स्लो डाउन हो रहा है, विच टाइज वेरी वेल विद ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन ऑल्सो। थर्ड, ये तीसरा मेरे थीसिस से भी बड़ा टाइप करता है नीरज जी, के इंडिया की ग्रोथ 11 से 20 के बीच में लास्ट कोहर्ट जो था, जो वर्कफोर्स में एंटर किया, वो 25%, डिकेड में 25% की ग्रोथ हो रही थी। जो लोग 18 से ऊपर वर्कफोर्स में एंटर कर रहे थे, वो पीक अब जा चुका है। तो अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको ज्यादा लोग वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं उससे नहीं मिलेगी। आपको कहां से मिलेगी? जो करंट लोग हैं वो कंज्यूम कितना कर रहे हैं। तो अभी फोकस हैज टू शिफ्ट क्विकली फॉर द नेक्स्ट 15 years. एंड थर्ड इज नीरज जी, ये यू नो इन टर्म्स ऑफ अनरिस्टिक वैल्यूएशन, सेक्टर रोटेशन, जो आशीष ने बात कही, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये 150 के पी से अब 100 के पी पे जाएंगे, मतलब वो सेक्टर रोटेशन है? कौन सा सेक्टर रोटेशन हो रहा है इंडिया में? बिकॉज इट्स अक्रॉस वेरी टाइट। एंड ऐसे ये मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए कहना चाहता हूं जो अगेन 2020 के बाद ज्यादा एंट्री किए हैं मार्केट में। 4 ओकेजन्स आए हैं हिस्ट्री में, मार्केट की 40 ईयर्स हिस्ट्री में इंडिया में, जबकि मार्केट का पी ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस 24-25 के आसपास था। ऑल द 4 ओकेजन्स अगले 5 साल के रिटर्न्स बड़े स्टैग्नेटेड रहे हैं और म्यूटेड रहे हैं। तो आई थिंक वो समय नीरज जी अभी भी इंडियन मार्केट को गुजारना पड़ेगा। कोई कुछ कुछ बदला नहीं है उसमें, कुछ फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो वहां पर हम हैं, इसको विजुलाइज करना मुश्किल है, बट ये रियलिटी है। ओके, तो फिर एक सवाल अब ये उठता है जिसका जवाब मुझे आप सब लोगों से चाहिए कि एसआईपी में जो इतना पैसा आ रहा अभी भी, वो जाएगा कहाँ? सुदीप सर, वो पैसा कहाँ जाएगा? हालांकि उसके अंदर देखें तो लोग थोड़ा डेट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पैसा आ तो रहा है एक्चुअली। देखिए नीरज जी, मैं ये अनुराग जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसमें एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है कि एक लेवल पे मार्केट गया है, वहां पे टाइम करेक्शन तो होना ही चाहिए, और कुछ हो ना हो, द फंडामेंटल्स हैव टू कैच अप विद द वैल्यूएशन। पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं और स्क्रिप्ट्स हैं और कंपनीज हैं जहां पे जबरदस्त ग्रोथ अभी भी है, और मैं मानता हूं ये ग्रोथ का मोमेंटम जारी रहेगा। मैं स्पेसिफिक इस कंपनी को रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूं, बट बात और इसमें खरीदारी की सलाह भी नहीं दे रहा हूं। ट्रेंड का देखिए, आप आज ही नतीजे आए हैं, अब क्या जबरदस्त ग्रोथ। एवरी क्वार्टर नतीजे के बाद हम कहते हैं वैल्यूएशन ज्यादा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, पर सस्टेनेबल नहीं है। अगला क्वार्टर फिर आता है और एक धुआंधार ग्रोथ दिखाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, मैं एक का एग्जांपल दे रहा हूं, अभी फ्रेश है, थोड़ी देर पहले आया है इसलिए। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एक जबरदस्त पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हमारा जो रोल है, हम सबका जो रोल है, तो निवेशक को वही सारे सेक्टर्स, वही सारे कंपनीज में निवेश करने के लिए सलाह देना और उनका इन्वेस्टमेंट ढंग से मॉनिटर करना। और आपने एसआईपी का बात किया, एसआईपी का पैसा कहाँ जाएगा? तो इक्विटी के लिए जो डेडिकेटेड पोर्शन एसआईपी में आ रहा है, क्योंकि एसआईपी में और भी कंपोनेंट्स हैं, मैं तो मानता हूं कि फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी, क्योंकि पहले जैसे वो टॉप डाउन कुछ भी ले लिया, वो नहीं होगा। अभी बॉटम अप का जमाना आ गया है, और बहुत केयरफुली सिलेक्ट करके स्टॉक लेना पड़ेगा, जहां पे अभी भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अभी भी जो मार्केट का स्टैंडर्ड जो ग्रोथ है उसको बीट करेगा। और ऑब्वियसली आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्या वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक ले रहे हैं, वो सस्टेनेबल है या नहीं, कैसा ग्रोथ आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब हिसाब लगाना पड़ेगा। और आपको और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एसआईपी में 23,000, अभी पिछले महीने 23,000 करोड़ आया, इसके अलावा भी अगर आप देखें डोमेस्टिक मार्केट में एचएनआई से पैसा आ रहा है, रिटेल डायरेक्ट पैसा लगा रहा है, तो करीबन लगभग अनदर 23-25,000, तो करीब 50,000 करोड़ मार्केट में आ रहा है।
हर महीने में, तो एक बहुत बड़ा एक फायर पावर कह सकते हैं, और यही हमको सस्टेन कर रहा है इस साल, क्योंकि एफआईआईस तो नेट पोजीशन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। जो जितना निवेश किया, जितना बेचा, नेट नेट जीरो है। तो मार्केट इतना ऊपर कैसे गया, मार्केट सस्टेन कैसे हो रहा है? वो रिटेल और ये डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक जो पैसा है, उसके जरिए रिटेल हो रहा है। पर हाँ, हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि इसको सही चैनल पे इसको रूट करें और या सही बिल्कुल जगह पे निवेश करें। नहीं, फंड मैनेजर्स का काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा, वो डेटा दिखा दीजिए एक बार जरा, जो ओनरशिप किसकी कितनी है इंडियन मार्केट में। तो उसमें एफआईआई की ओनरशिप जो है घट रही है, लगातार घटी हुई है, और ये डेटा मैं पिछले 3-4 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। तो अब इस समय करंट एफपीआई की ओनरशिप 18.8% है, जो मेरे ख्याल में 22-23% से मैंने ट्रैक करनी शुरू की थी। लगातार थोड़ी वो 2-4 सालों में यहाँ तक आई है। और रिटेल की बढ़ी है, रिटेल की ओनरशिप डायरेक्ट वाले में या वाया में भी बढ़ गई है। तो ये रिटेल का जो हम लोग कहते हैं ना कि दम बहुत है इनके अंदर, तो वो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि जो क्वांटम और साइज है ना एफपीआई का, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जी, अभी एकदम लेटेस्ट देखिए, 25,000 का हाई तब बना जब एफआईआई नेट बायर था। बाहर थे, बिल्कुल ठीक बात है। डीआई के दम पे हाई नहीं बना था, बहुत कोशिश कर रहे थे। तो ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आशीष जी, एक चीज़ बताइए कि आप लोग जो फंड मैनेज करते हैं, क्या ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम आपके सामने आने वाला है? जरा स्टॉक पिक करना एक मुश्किल है, और बढ़ती जा रही है मुश्किल, वैल्यूएशन के लिहाज से, तरह तरह के रिस्क के लिहाज से, इन्वेस्टर की क्वेरी के लिहाज से। वही पूछता होगा 10 सवाल। बिल्कुल, तो नीरज जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये समय थोड़ा-सा वोलेटिलिटी भरा है, और जहाँ पर पे जब एक फंड मैनेजर हम होते हैं, तब हमको ये देखना होता है कि कैसे हम हमारी जो डाउन साइड आए मार्केट के अंदर में बढ़ी, तो हम कैसे उस डाउन साइड को कम करने की कोशिश करें, और जब अपसाइड आए तो बाजार से बेहतर अपसाइड हमारे पोर्टफोलियोज डिलीवर करें। अब इस कोशिश के अंदर में ये जो सेक्टर्स रोटेशन की हमने बात की, वो यही है कि अल्टीमेटली आपको उन सेक्टर्स से जहां पर पे वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम हो चुके हैं, जिनका बीटा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, जहां पर पे आपको लगता है कि जब भी करेक्शन आएगा, तब जैसे थोड़ी देर पहले अभी अभय जी बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी चले जाती है कई स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर में, तो लिक्विडिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क है। अगर से आप ये समझते हैं कि स्टॉक अच्छा है और आप उसको बेच ही नहीं पाए जब मार्केट खराब हो, तो ये भले ही वो गिरे 20% या 30%, पर अगर उसको बेच ना पाए तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए ऐसे समय पे आपको उन स्टॉक्स या कंपनीज के अंदर जाना पड़ता है जहां हो सकता है करेक्शन वहां भी देखने को मिले, बट उसके बावजूद आपके पास लिक्विडिटी है। आपको ये पता है कि एक लेवल के बाद बिकॉज ऑफ क्वालिटी, प्रमोटर, गुड मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक लेवल पर आकर ये कंपनी के अंदर में बाइंग इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस डीआईआई एफआई का पैसा आता है तो इन स्टॉक्स को जरूर चेस करने की कोशिश करेगा। तो इसके चलते ये जो समय होता है, इस तरह के स्टॉक सिलेक्शन में देखना पड़ता है। और आपको पता है, हम एफटीपीएम यानी कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मार्केट डायनामिक्स और साइकोलॉजी, इन 4 इंपॉर्टेंट पहियों पर अपने पोर्टफोलियो, एपेक्स पोर्टफोलियो को चलाते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट में हेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब हमें लगता है कि ये सारी सिचुएशन इस सिचुएशन के बाहर जा रहा है और उसके बाद भी रिस्क बन रही है, तब हेजिंग के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन करने की हम कोशिश करते हैं। तो आशीष जी, क्या बहुत बड़ी क्वांटिटी बेचने में दिक्कत आ रही है क्या आजकल? नहीं देखिए, हम तो इतने माइक्रो कैप स्टॉक में खैर जाते नहीं है जहां पर पे लिक्विडिटी की इतनी रिस्क है, बट डेफिनेटली मार्केट को ट्रैक करते हैं, और वहां ये चीज जरूर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक समय पे जिन स्टॉक में नए ऑल टाइम हाई बनने पर जो पहले वॉल्यूम हिट कर रहे थे, और आज अगर से वही स्टॉक 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के पास आ रहे हैं, तो वॉल्यूम में एक सिग्निफिकेंट ड्राई डाउन हो चुका है। ओके, ये बात अंडरलाइन कर ली जाए। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, इसके बाद 2 सवाल कि सबसे बड़ा रिस्क क्या है हो सकता है मार्केट के, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, और दूसरा, क्या एसेट क्लास में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्या, कि कुछ और कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज़ दिख रही है क्या? ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे।